हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के अपनी क्लास होने वाली है डिजिटल फोरेंसिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तो देखेंगे कि इस टॉपिक से हमारे किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लेते हुए चलेंगे, कुछ यहाँ सॉल्व करेंगे, कुछ क्यूज में डाल देंगे, कुछ टेस्ट में डाल देंगे, ऐसे रिकवर करेंगे कि हर टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चन अपने कवर हो पाए और उन 100 क्वेश्चनों को ही ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास चलने वाली है, ठीक है ना। तो शुरू करें। आपका भी रेस्पॉन्स साथ के साथ आते रहना चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। डिजिटल फोरेंसिक क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, डिजिटल फोरेंसिक क्या है? क्या ये एक डेटा एंट्री की प्रक्रिया है, या अपराध से जुड़े हुए डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण है, इंटरनेट पर वीडियो अपलोड करना है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है? आपको पता है हम टॉपिक ही जो पढ़ रहे हैं किससे रिलेटेड है, डिजिटल फोरेंसिक। और ये काम क्या आता है? एविडेंस जुटाने के लिए, जांच करने के लिए, ठीक है ना। डेटा एंट्री, टाइपिंग हम इससे नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। टाइपिंग का कोई इससे लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल सही है। किसी भी तरीके का कोई क्राइम हुआ है, उससे जुड़े हुए डिजिटल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस का विश्लेषण, एनालिसिस, डिजिटल एविडेंस एनालिसिस करेंगे, उनका हम क्या करेंगे? एनालिसिस यदि हम कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिजिटल फोरेंसिक बोलेंगे। इंटरनेट पर वीडियो अपलोड करना भी इसका पार्ट नहीं है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी इसका पार्ट नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर यही, यानी कि डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए डिजिटल फोरेंसिक की। यदि आपको परिभाषा याद है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 2। चलिए, इसका कमेंट आप करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। निम्न में से कौन सा डिजिटल फोरेंसिक का मुख्य उद्देश्य नहीं है? डिजिटल फोरेंसिक का मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पज नहीं है, यानी 3 तो है, एक नहीं है, बताओ। साक्ष्यों को संरक्षित करना, सिक्योर या प्रिजर्व करना, ये हमने प्रक्रिया पढ़ी थी। स्टेप्स, डिजिटल फोरेंसिक के लिए स्टेप्स, उसमें सिक्योर करना जो भी एविडेंस है उनको, या फिर प्रिजर्व करना, हमने ऑप्शन लिया था प्रिजर्व करना, ठीक है ना। जो भी एविडेंस है हमारे पास, साक्ष्य का मतलब एविडेंस, डिजिटल एविडेंस की यहाँ पर बात चल रही है, चाहे वो मोबाइल से, कंप्यूटर से, किसी से भी आपने कलेक्ट किए हैं, उनको सिक्योर करना, तो ये भी एक पार्ट था। डेटा को नष्ट करना, जी नहीं, ये डिजिटल फोरेंसिक का पार्ट नहीं है। ये एक तरीके से क्राइम है। यदि आपने किसी भी तरीके से आपके पास कलेक्ट किए गए डेटा को, क्राइम से जुड़े हुए डेटा को यदि आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो ध्यान रखना क्राइम का हिस्सा माना जाता है। ये डिजिटल फोरेंसिक का पर्पज नहीं होता है। अपराध के डिजिटल सुरागों की जांच करना, ये एक स्टेप थी हमारी, एनालिसिस, जांच कर रहे हैं। प्रिजर्व करने के बाद में हमने जांच की, रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि ये एक हमारी स्टेप थी, डॉक्यूमेंटेशन। क्या थी? डॉक्यूमेंटेशन। तो ये 3 इसके पर्पज हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसका पर्पज नहीं है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, डिजिटल फोरेंसिक में प्रयुक्त हार्ड डिस्क का क्लोन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या बात कर रहा है यहाँ पर? हार्ड डिस्क का क्लोन, जिसको हमने एक नाम दिया था बिट बाई बिट, बिट बाई बिट इमेज, या फिर इसको ही बोला जाता है फोरेंसिक इमेज। दूसरा नाम क्या देते हैं इसको? फोरेंसिक इमेज, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये क्या कहलाती है, ये पूछा गया है यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं इमेजिंग। क्या है ये? इमेजिंग की प्रोसेस कहलाती है, ठीक है ना।
क्या है इसका राइट आंसर? इमेजिंग। अब इसके अलावा यदि आप और देखेंगे, देखो कि सर डेटा माइनिंग क्या होता है, हालांकि इसका डिजिटल फोरेंसिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, वैसे हमारे तो डेटा मैनेजमेंट का ही पार्ट हो सकता है। तो मेटा डेटा यानी बहुत बड़ा आपके पास डेटा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। और उसमें से फिर हम कुछ डेटा को क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने डेटा कलेक्ट किया, उसमें से कुछ डेटा को हम सर्च कर रहे हैं या फिल्टर करके निकाल रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे डेटा माइनिंग। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हम कह सकते हैं। तो ये डेटा मैनेजमेंट का पार्ट है, बहुत सारे डेटा में से कुछ डेटा को फिल्टर करना, छटनी करना। एनालिसिस ये हमारी फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक का एक प्रोसेस है। जब हमारा डेटा कलेक्ट हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है, उसके बाद हम उसको जांच के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो वो कहलाती है एनालिसिस प्रोसेस। रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग तब है जब आपके पास कोई फाइल है जिसको आप आपके बैकअप जो किया हुआ है, बैकअप से रीस्टोर कर रहे हो, कि किसी कारण से आपसे कोई डिलीट हो गई या कुछ भी हो गया, तो आपने पहले ही उसका क्या ले रखा होता है? बैकअप ले रखा होता है, उसी से आप उसे क्या कर रहे हो? रीस्टोर कर रहे हो, तो वो प्रोसेस है। तो ये इमेजिंग बिट बाई बिट इमेज या हार्ड डिस्क के क्लोन, यानी एक तरीके से कॉपी करना। बहुत सारी हम क्या करते हैं? कॉपी, क्योंकि जो हमारा एनालिसिस होता है, जो जांच होती है, वो ओरिजिनल कॉपी पर नहीं होती है, हमेशा उसकी डुप्लीकेट कॉपी पर होती है। नेक्स्ट, इनकेस और एफटीके क्या है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसका आंसर दें। एफटीके या इनकेस ये क्या है? इसका कमेंट करें जल्दी आप ही। इनकेस और एफटीके बहुत सिंपल से हैं, और ये भी बताएं साथ के साथ में इनकेस क्या काम आता है और ये क्या नाम है, एफटीके क्या काम आता है? जल्दी कमेंट कर रहे हैं साथ के साथ। अरे भाई, एक ही है चीज यहाँ पर, इनकेस और एफटीके। देखो एफटीके की तो मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई हुई है, फोरेंसिक टूल किट, फोरेंसिक टूल किट, ठीक है ना। और ये हमारा ओपन टेक्स्ट के द्वारा डेवलप किया गया एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर टूल है। सॉफ्टवेयर टूल है, ये हमें हेल्प करता है किसमें? डेटा को, ये ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे आपके वर्ड एक्सेल होते हैं, इस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली फोरेंसिक टूल के लिए इसको बनाया गया है। फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक जांच में, यानी डेटा को कलेक्ट करने में आपकी मदद करेगा, डेटा को प्रिजर्व करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है, डेटा को एनालाइज करने में आपकी मदद करेगा। इस टाइप के ये टूल्स हैं। आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना, रिपोर्ट तैयार करने में, टोटली यानी आपकी रिपोर्ट्स बनाने में इसको यूज में लिया जाता है। ऐसे पूरी फोरेंसिक टूल किट है, ये भी हमारी डेटा एनालिसिस में काम में ली जाती है, कि आपने जो भी डेटा यूज कलेक्ट किया उसका आप एनालिसिस कर सकें। तो ये किस प्रकार के हैं? फोरेंसिक में यूज होने वाले टूल्स हैं, डिजिटल फोरेंसिक में यूज होने वाले टूल्स हैं। एंटीवायरस आप सभी जानते हैं, जो वायरस से यूज होने वाले, वायरस से बचाने के लिए सिस्टम को या हमारे डाटा को वायरस से सुरक्षा रखने के लिए एंटीवायरस यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। और ब्राउजर होता है हमारे वेब सर्वर से हमारे डेटा को रीड या राइट करने में, ठीक है ना, सर्च करने में। ब्राउजर जैसे आप गूगल क्रोम वगैरह यूज करते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फोरेंसिक टूल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें आप अगला क्वेश्चन, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सा लॉग फाइल्स को ट्रैक करने में मदद करता है? जल्दी बताएं, कौन सा लॉग फाइल्स को ट्रैक करने में मदद करता है? ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉग फाइल्स क्या होती है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। लॉग फाइल्स, अरे जैसे मान लीजिए आपका कोई डिजिटल एविडेंस है जो आपने आपके मोबाइल से प्राप्त किए हैं। अब मोबाइल से प्राप्त किए हैं तो लॉग फाइल्स हम किसको बोलेंगे? यूजर के द्वारा की, ये समझ लीजिए कॉल डिटेल्स, कॉल डिटेल्स को हम बोल सकते हैं, या फिर हम उसकी चैट को बोलते हैं।
अब कॉल डिटेल में हमें ये कह सकता हूं कि जो भी जिस क्राइम हुआ है वहां पर मान लीजिए कोई व्यक्ति का मर्डर हुआ है या कुछ भी हुआ है, उसके द्वारा कब, कहां, किसके द्वारा जो भी डेटा है उसको शेयर किया गया है या यूज में लिया गया है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिकॉर्ड पर निगरानी रखना या मॉनिटरिंग करना, निगरानी रखना या फिर उसकी मॉनिटरिंग करना। यानी इसका काम है निगरानी रखना कि कोई डेटा है उसको कब और किसके द्वारा कितने समय के लिए यूज में लिया गया है, वो हमारा क्या कहलाएगा, फिर कॉल लॉग्स का हिस्सा कहलाएगा, जिससे हम यूज करते हैं किसके लिए द्वारा, ऑडिट ट्रेल। कौन सा टूल है ये, ऑडिट ट्रेल है, जो इसको ट्रैक करने में मदद करता है, ठीक है ना। बिटमैप ये इमेजिंग की प्रोसेस है, हैशिंग एल्गोरिथम में होती है, ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए, स्टेप्स का पता लगाने के लिए। हैश वैल्यू यानी डेटा के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है, उसका पता लगाने के लिए हैशिंग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। हैश एक वैल्यू आती है डेटा की, हर डेटा की एक वैल्यू होती है जिसे बोलते हैं हैश वैल्यू। अब डेटा जब क्राइम सीन पर, जिस जगह सीन हुआ वहां पर जब कलेक्ट करते टाइम जो हैश वैल्यू थी, क्या वो ही जब आप उसका प्रेजेंट कर रहे हो उस टाइम वो ही है क्या, यानी कि कलेक्ट करते समय की हैश वैल्यू और प्रेजेंट करने की, जब कोर्ट में आप पेश कर रहे हो उसकी प्रेजेंट करने की जो हैश वैल्यू है, वो दोनों यदि इक्वल है, ठीक है, तो समझ लीजिए डाटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। और यदि ये दोनों वैल्यू, दोनों के टाइम की हैश वैल्यू में कोई भी डिफरेंस आ रहा है, तो समझ लीजिए डेटा के साथ कोई छेड़खानी की गई है। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल मान लो दे दूं, मैंने एक शब्द तो लिखा, ये देखो हाय। अब ये मैंने कब लिखा, ये डेटा कलेक्ट करते टाइम था, जब मैंने एविडेंस को कलेक्ट किया तब तो ये हाई लिखा था जिसमें एच कैपिटल और आई स्मॉल था। लेकिन जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कोर्ट के सामने, तब ये हाई मुझे कैसे मिलता है, इस तरीके से। तो अब इन दोनों की, ये कब दिखाई दिया मुझे, प्रेजेंट करते टाइम, तो इसकी हैश वैल्यू अलग होती है। कोड होते हैं हमारे, जैसे अपने बाइनरी कोड होते हैं, ऐसे ही हमारे एल्गोरिथम्स क्या होती है, ये अलग अलग कोड प्रोवाइड करवाती है। तो इसका कोड अलग मिलेगा और इसका कोड अलग मिलेगा, तो इसकी हैश वैल्यू और इसकी हैश वैल्यू, दोनों की हैश वैल्यू में क्या होगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसका मतलब हो गया डाटा के साथ छेड़खानी की गई है, क्योंकि पहले कैपिटल एच था, अब क्या हो गया स्मॉल एच, मतलब छेड़ा तो है। अब बस ये है कि वो टेक्निकल तौर पर जो करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, वो हैश वैल्यू के माध्यम से करते हैं, क्योंकि इन दोनों का हैश वैल्यू अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो मतलब डेटा के साथ छेड़खानी की गई है। और यदि सेम आता है दोनों का हैश वैल्यू, तो मतलब कोई छेड़खानी नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, डिजिटल फोरेंसिक में हैशिंग, ये आ गया देखो, का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी जस्ट हम जो बात कर रहे थे हैशिंग का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, जस्ट अभी आपको बताया, जल्दी से कमेंट कर दें ये तो। डेटा के साथ छेड़खानी की गई है या नहीं की गई है उसका पता लगाना, यानी डेटा की इंटीग्रिटी को साबित करना कि डेटा जैसा था वैसा ही है, जैसा क्राइम सीन से कलेक्ट किया गया था वैसा का वैसा ही, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, तो उसे हम बोलेंगे डेटा की अखंडता। क्या बोलेंगे, डेटा की अखंडता स्थापित करना। कोर्ट पूछेगा कि मैं कैसे मान लूं, ठीक है, ऑरली तो वो मानेगा नहीं कोर्ट, कि मैं कैसे मान लूं आपने डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, तो फिर हम बोलेंगे सर देखो ये तो हमारा डेटा जो है कलेक्ट करते टाइम था और ये अभी आपके सामने है, इन दोनों की आप हैश वैल्यू कैलकुलेट करवा लीजिए किसी भी एल्गोरिथम का यूज करवा के। अलग अलग एल्गोरिथम आती है, ज्यादातर जो पॉपुलर एल्गोरिथम है उसका नाम है MD5 है, इस नाम से एल्गोरिथम चलती है, वो यूज की जाती है, ठीक है ना। चेक कर लेना इसको एक बार। MD5 ये क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है। एमडी की फुल फॉर्म, एमडी की फुल फॉर्म होती है मैसेज डाइजेस्ट। एमडी की फुल फॉर्म यहाँ पर मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। हाँ पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन दे दे, ठीक है भाई। हैशिंग एल्गोरिथम MD5 में एमडी से क्या तात्पर्य है, तो एमडी से क्या तात्पर्य है, मैसेज डाइजेस्ट है ये, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ इनकी हैश वैल्यू, अच्छा हैश वैल्यू देखिए, यदि मैं बात करूं हैश वैल्यू की भाई, तो हैश वैल्यू एक्चुअल में बिटों में ही होती है। ये हैश वैल्यू के लिए बहुत सारी एल्गोरिथम है, अलग अलग बिट में देती हैं। और यदि हम बात करें इसकी MD
5 की यदि हम बात करें तो ये 32 जो कैरेक्टर के समथिंग हमारी वैल्यू देती है। जैसे हमारे बिट बाइट की बात करें, खुद की बात करें तो ये 16 बाइट है। 16 बाइट का मतलब 128 बिट भी हम इसको बोल सकते हैं, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। फिर आप ये समझो कि बहुत ज्यादा क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन करने वाले बहुत अच्छे अधिकारी बन गए हो। हाँ, और बन सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये खुद वैल्यू को कन्वर्ट करता है। हाँ, लिख सकते हो कि सर हैश वैल्यू क्या है, तो हम बोल सकते हैं ये 100 एक नंबर होता है जो जनरली 128 बिट या फिर 16 बाइट में, हाँ ये लिख सकते हो आप, ठीक है। 60 बाइट में कोई भी, जैसे मैंने अभी बात की थी कि हाई को, तो ये क्या करेगा, इसको बदल देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा। कैरेक्टर में पूछ ले तो 32 कैरेक्टर अक्षर, 32 कैरेक्टर की बात होती है। कहीं पर भी पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, आमतौर पर 32 कैरेक्टर की होती है हैश वैल्यू, और हैश वैल्यू कन्वर्ट कैलकुलेट करने के लिए बिट में पूछे तो 128 बिट। नेक्स्ट देखिए, मोबाइल फोरेंसिक मुख्यतः किससे संबंधित है, जल्दी बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। मोबाइल फोरेंसिक, नाम से ही पता चल रहा है, मोबाइल है तो मोबाइल से रिलेटेड होगा, सीधी सी बात है। क्या अब भाई, मैं पॉपुलर जो जानता था, देखो मैंने भी फोरेंसिक रिसर्च, MD5 एक पॉपुलर है इसलिए इसको बता रहा हूँ, नहीं तो और भी है, वो आप और रिसर्च कर लेना कि हैशिंग एल्गोरिथम में और कौन कौन सी पॉपुलर है, तो एक नाम और आ जाएगा आपके सामने, SHA करके आता है 256। तो ऐसे बहुत सारी हैं, पॉपुलर की बात चलती है तो वो बहुत सारी आ जाती है, ठीक है ना। अब क्योंकि ज़्यादातर जो यूज होती है हमारे कोडिंग में आज के टाइम में, इनमें पाइथन का यूज करते हैं, और पाइथन में MD5 का ही सबसे ज़्यादा एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और ये इजी भी है यूज करने के लिए। हाँ जी, मोबाइल डिवाइस से डिजिटल एविडेंस एकत्रित करना, बिल्कुल सही। मोबाइल डिवाइस से डिजिटल एविडेंस एकत्रित करना ही किसका पार्ट है, मोबाइल फोरेंसिक का। एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं, आपके कॉल डिटेल्स होगी, आपकी चैट होगी, आपकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपने डाल रखी हैं वो ऐप की डिटेल होगी, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी, बहुत कुछ उसमें देखने को मिल सकता है। डिजिटल फोरेंसिक में चेन ऑफ कस्टडी, COC का क्या अर्थ है, ऐसे भी लिखा सकता है COC, चेन ऑफ कस्टडी। क्या बैकअप लेना है, जी नहीं। डेटा के स्वामित्व और नियंत्रण का रिकॉर्ड, बिल्कुल हाँ, यही है कि डेटा को कब और कहाँ किसके द्वारा, तो वो पूरा जो रिकॉर्ड होता है वही चेन ऑफ कस्टडी कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे एनालिसिस का एक पार्ट है। एनालिसिस का नहीं बोलेंगे, सॉरी, डॉक्यूमेंटेशन का बोलेंगे। रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे प्रॉपरली, तो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है ये, डॉक्यूमेंटेशन या फिर रिपोर्ट का पार्ट हम इसको मान, ठीक है ना। पासवर्ड रिकवरी करना, तो रिकवरी तो हम टूल्स के थ्रू कर रहे हैं। फाइल सिस्टम फॉर्मेटिंग डिलीट करना, ये इसका कोई लिंक है ना, नहीं। निम्न में से कौन डिजिटल फोरेंसिक की शाखा नहीं है, डिजिटल फोरेंसिक की ब्रांच के बारे में पूछा है, तो देखो कंप्यूटर फोरेंसिक, नेटवर्क फोरेंसिक, मोबाइल फोरेंसिक, तीनों के तीनों किसका पार्ट है, ये डिजिटल का पार्ट है, बिल्कुल है, ये तीनों के तीनों डिजिटल फोरेंसिक का पार्ट है। लेकिन यदि हम बात करें बायोलॉजिकल फोरेंसिक की, तो ये हमारा दोस्तों किसका पार्ट है, फिजिकल फोरेंसिक का पार्ट है। किसका, फिजिकल फोरेंसिक का पार्ट है। फिजिकल फोरेंसिक, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ बायोलॉजिकल में, जैसे किसी का DNA टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, किसी का ब्लड टेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, DNA या ब्लड टेस्ट, ये हमारे बायोलॉजिकल फोरेंसिक में आते हैं। स्किन का भी किया जाता है, हेयर का, स्किन का, इनका यदि हम टेस्ट कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, तो वो है बायोलॉजिकल फोरेंसिक, जिसे हम बोल रहे हैं फिजिकल फोरेंसिक का एक पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा, ये डिजिटल फोरेंसिक का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखें, डिजिटल साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य एविडेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, को मान्यता दिलाने के लिए कौन सा नियम आवश्यक है। भाई डिजिटल एविडेंस आपने कलेक्ट कर लिए, एनालिसिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, रिपोर्ट तैयार कर ली, लेकिन मान्यता कौन देगा, कोर्ट। अब कोर्ट में मान्यता के लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि जो मेरे द्वारा एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं वे पूर्णतः सही है, उनके द्वारा जो क्राइम था उसका जो भी सॉल्यूशन था वो किया गया है, जांच पड़ताल की गई है, ठीक है। तो उसके लिए देखो ISO के नियम, तो ये तो हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं, इनके लिए हमें एविडेंस के लिए यूज में नहीं कर सकते। नाल्य द्वारा प्रमाणन, नाल्य
को प्रमाण करने के लिए ही तो हमें करना है डिजिटल को। अब न्यायालय कब मान्य करेगा? जब हम साबित कर देंगे कि हमारे द्वारा किए गए एविडेंस पूर्णतः शुद्ध और अखंड इंटीग्रेटेड हैं और ट्रांसपेरेंट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका। इसके बाद ही प्रमाण करेगा वो। कोर्ट डायरेक्ट प्रमाणित नहीं कर लेता, कह ले ठीक है तू जो ले आया मैंने मोहर लगा दी, ये ले, यही अब सबूत सही हो गए। जी नहीं, एविडेंस प्रमाणित कब करता है कोर्ट? जब हम उनको प्रूफ कर देते हैं कि मेरे द्वारा किए गए एविडेंस के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई है, जो भी किया गया है वो पूरी ट्रांसपेरेंसी और टेक्निकल ऑथराइज टूल के साथ में किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट, FTK का नाम क्या है? तो ये अभी बता दिया था मैंने, थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया था, दोबारा से देख लें। फोरेंसिक टूल किट, फोरेंसिक टूल किट है। ठीक है ना, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। सिंपल था, टाइम बचाओ ऐसे क्वेश्चनों में। डिजिटल फोरेंसिक में सबसे पहले किस चीज की कॉपी तैयार की जाती है? तो कॉपी तो एक ही होती है, क्लोन। जैसे अभी इसका भी एक क्वेश्चन आ चुका था, क्लोन बोला था, या फिर हमने इसको बिट बाई बिट वो कॉपी बोला था, बिट बाई बिट इमेज इसको हमने बोला, फोरेंसिक इमेज हमने इसको बोला, फोरेंसिक इमेज हमने इसको नाम दिया। तो ये किसकी होती है? हार्ड डिस्क की इमेज होती है। किसकी? हार्ड डिस्क की। अब देखो सिस्टम की रैम की कोई कॉपी नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो एविडेंस मिलेंगे वो वोलाटाइल एविडेंस होंगे, वोलाटाइल एविडेंस होंगे। वोलाटाइल एविडेंस का मतलब क्या है? क्योंकि जब तक आपका सिस्टम ऑन है, सिस्टम ऑन है, तब तक ही इसकी जांच कर सकते हो। जैसे ही सिस्टम बंद होगा इसके तो सारे एविडेंस चले जाएंगे, टेम्परेरी फाइल्स, डायरेक्टरी, ये सब सिस्टम के चालू रहते ही। ठीक है ना। जिसको एक्चुअल में देखा जाए तो इनको जो जांचने के लिए करते हैं हम फोरेंसिक, उसको बोलते हैं लाइव फोरेंसिक। क्या बोलते हैं उसको? लाइव फोरेंसिक बोलते हैं। लाइव फोरेंसिक का मतलब ही ये हो जाता है कि जब तक आपका सिस्टम ऑन है, डिवाइस ऑन है, कोई भी डिवाइस है, कोई भी सिस्टम है, वो ऑन है, चालू है, तब तक ही आप उससे एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही सिस्टम बंद हो जाएगा, इससे रिलेटेड सारे के सारे एविडेंस क्या होंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, चले जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। क्योंकि रैम होती ये है, रैम में हमने मेमोरी ऑलरेडी पढ़ी है, वोलाटाइल मेमोरी होती है, इसलिए इसके माध्यम से कलेक्ट किए गए एविडेंसों को हम क्या बोलेंगे? वोलाटाइल एविडेंस। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लाइव फोरेंसिक। ये भी एक याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी बनता है, दो बन जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो हमारी रिपोर्ट तैयार करने के लिए होता है। और हार्ड डिस्क की इमेज, जिसे हम बिट बाई बिट इमेज, क्लोन या फोरेंसिक इमेज कहते हैं, ये सबसे पहले। क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी एनालिसिस है वो ओरिजिनल डेटा पे नहीं, हमेशा कॉपी पे किया जाएगा। नेक्स्ट, ये आगे लो, लाइव फोरेंसिक किस स्थिति में की जाती है? अभी जस्ट ही कुछ बताया मैंने, दोबारा से देख लें, समय बिल्कुल खराब नहीं करें। जब डिवाइस चालू अवस्था में हो तभी हम क्या कर पाएंगे? लाइव फोरेंसिक कर पाएंगे, अदरवाइज हम फोरेंसिक, लाइव फोरेंसिक नहीं कर पाएंगे। जिसमें हमारा देखो रैम से डेटा लिया हुआ हो, कनेक्टेड नेटवर्क का डेटा हो, कनेक्टेड नेटवर्क का डेटा हो, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी टेम्परेरी फाइल्स हो। ठीक है ना, टेम्परेरी फाइल्स हो, रजिस्ट्रीज हो, रजिस्ट्री फाइल जिनको हम बोलते हैं, लॉग्स हैं, एक्टिविटीज, इनको हम कर सकते हैं। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो सिस्टम के चालू रहने तक ही हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम लाइव फोरेंसिक नाम देते हैं। डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? पुनर्प्राप्त का मतलब हो गया रिकवर करना। डेटा डिलीट हो गया, उसे हमें क्या करना है? रिकवर करना है। रिकवर करने के लिए हमें अलग अलग रिकवरी टूल्स का यूज करना पड़ता है। अब यदि हम बात करें डिजिटल फोरेंसिक में कौन सा, तो ऑटोस्पी। कौन सा? ऑटोस्पी। ये हमारा ज्यादातर टूल है जो यूज में लिया जाता है एज ए डेटा रिकवरी टूल्स, या जो हमारे पासवर्ड इंक्रिप्शन वगैरह के लिए यूज में करते हैं। ठीक है, एक्सेल आप जानते हैं, क्रोम आप जानते हैं, एडोब फोटोशॉप। तो बेस्ट आंसर क्या है इसका? डेटा रिकवरी टूल। किसी फाइल में परिवर्तन को पहचानने के लिए फोरेंसिक जांचकर्ता क्या करते हैं? ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। परिवर्तन में यदि कोई छेड़खानी की गई है तो उसका पता लगाने के लिए हम किसको कैलकुलेट करते हैं? हैश वैल्यू को। किसको कैलकुलेट करते हैं? हैश वैल्यू। तो हैशिंग, हैश वैल्यू की तुलना करते हैं। कब कब की होगी हैश वैल्यू? ध्यान रखना, एक तो कलेक्ट करते टाइम की, एविडेंस कलेक्ट किया तब की हैश वैल्यू, ये बिल्कुल ध्यान रखना। एविडेंस कलेक्ट करते समय,
हैश वैल्यू और इक्वल टू प्रेजेंट करते समय हैश वैल्यू, प्रेजेंट करते समय हैश वैल्यू। अब यदि दोनों सेम है तब तो डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, और यदि दोनों सेम नहीं है तो मतलब छेड़खानी की गई है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही तरह से क्वेश्चन होता है, उसको कई प्रकार से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। लॉग फाइल्स में छेड़छाड़ को पहचानने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग की जाती है? तो अभी जो हम बात कर रहे थे हैश वैल्यू की, उस तकनीकी को क्या बोलते हैं? हैशिंग। क्या बोलते हैं? हैशिंग बोलते हैं। एन्क्रिप्शन ये तो होता है पासवर्ड के लिए, पासवर्ड बनाने के लिए, ठीक है। स्टेनोग्राफी जैसे बोलते हो। पार्सिंग नहीं, डेटा माइनिंग ऑलरेडी बता ही चुका हूं। डिजिटल फोरेंसिक में स्टेगनोग्राफी का क्या मतलब होता है? तो इनक्रिप्ट करना, डेटा को इनक्रिप्ट करना, सिक्योर करना, प्रिजर्व करना, वो कहलाता है स्टेगनोग्राफी। कुछ अलग कोडिंग में या पासवर्ड के रूप में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, कोड वर्ड में उसको सिक्योर करना, वो कहलाता है स्टेगनोग्राफी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको जरूर पढ़ के जाना है। इनकेस टूल का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो अभी बताया था फोरेंसिक जांच के लिए, डिजिटल फोरेंसिक में यूज होने वाला टूल है ये फोरेंसिक टूल। नेटवर्क मॉनिटरिंग से मतलब नहीं, वायरस हटाने से और वीडियो एडिटिंग, तीनों के तीनों का डिजिटल फोरेंसिक से कोई लेना देना नहीं। वापिस फोरेंसिक कॉपी किसे कहा जाता है? तो अभी बताया था बिट बाई बिट कॉपी बोल दीजिए, बिट बाई बिट इमेज बोल दीजिए हार्ड डिस्क की, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोरेंसिक कॉपी बोलते हैं, ठीक है ना। क्लोन, फोरेंसिक क्लोन, फोरेंसिक कॉपी, तो कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट एक है स्लैक स्पेस, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। स्लैक स्पेस किसे कहा जाता है? तो देखो हमने जब हार्ड डिस्क पढ़ी थी, तो हार्ड डिस्क में हमने पढ़ा था कि हमारा जो डेटा होता है वो किसमें होता है? ट्रैक एंड सेक्टर्स में। डेटा को किसमें रखा जाता है? ट्रैक एंड सेक्टर्स के रूप में। जो भी डेटा है, कोई भी डेटा डिस्क में कहाँ रहता है? ट्रैक एंड सेक्टर में रहता है। अब मान लीजिए आपके पास, अब मैं यहाँ पर कोई एक सेक्टर है जो खाली है, ब्लॉक बोल सकते हैं, ब्लैंक, ब्लैंक सेक्टर है जिनमें हमने कोई डेटा रखा हुआ नहीं है। तो ऐसा स्पेस का पता लगाना, ऐसे स्पेस का पता लगाना जिनमें क्या है? डेटा और भरा जा सकता है, खाली जगह, डिस्क पर उपयोग न होने वाली जगह जिसमें डेटा बचा हो सकता है। तो यहाँ पर स्लैक स्पेस उन्हीं को कि उन जगहों को से डेटा कलेक्ट करना जहां लगता है कि ये जगह खाली है। आपको हो सकता है ऐसे दिखाई दे यार ये स्पेस तो ब्लैंक है, यहाँ क्या डाटा मिलेगा, लेकिन वहां भी डेटा छिपा हुआ हो सकता है, इनक्रिप्टेड किया हुआ डेटा हो सकता है। तो वही क्या कहलाता है? स्लैक स्पेस कहलाता है। तो डिस्क पर उपयोग न होने वाली जगह जिसमें डेटा बचा हो सकता है, वो खाली जगह क्या कहलाती है? स्लैक स्पेस, ठीक है ना। ब्लॉक बोल सकते हो, सेक्टर बोल सकते हो, कुछ भी। तो किसी भी डिस्क में खाली जगह जो हमें दिखाई दे रही है वो ये स्लैक स्पेस, और वहां डेटा छिपा हुआ भी मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ ना कुछ इनक्रिप्टेड किया हुआ डाटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिजिटल फोरेंसिक से जुड़े हुए थे। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा रहा, तो एक आध क्वेश्चन तो इन्हीं क्वेश्चनों में से मिल जाएगा। और यदि कुछ डीपली पूछता है तो उसके लिए और भी क्वेश्चंस की हम श्रृंखला अभी मैं एग्जाम से पहले और लेके आऊँगा, 2-4 अच्छी खासी मैराथन करवाऊँगा, उनमें और कवर कर दूँगा। यानी यदि मैं एक टॉपिक के आपको ज़्यादा नहीं तो 100 क्वेश्चंस भी कवर करता हूँ, तो मुझे लगता है कंप्यूटर का मामला उतनों में ही निपट सकता है, और आसानी से आप 90 से 95% स्कोर कर सकते हैं कंप्यूटर वाली सब्जेक्ट में, ठीक है। क्योंकि हमेशा मैं 90% लेके चलता हूँ, 100% कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं किसी को पता नहीं होता है। लेकिन हम उस लेवल का तो एटलीस्ट पढ़ के चलें कि 90% क्वेश्चन हमारे नोट्स या क्लासों में से पूछ लिए जाएं। तो लगातार क्लास लेते रहें, जुड़े रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल कर सकते हैं। कॉल अटेंड नहीं करता हूँ किसी भी कारण से, मैसेज ड्रॉप कर दें व्हाट्सएप पर, ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। धन्यवाद।